हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 1920 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों को ऐसे सुपर ह्यूमंस तैयार करने का आदेश दिया जो ज्यादा तेज हों, ज्यादा ताकतवर हों, आदेश माने और जान देने और लेने से बिल्कुल भी ना कतराएं। और यहाँ से शुरुआत होती है बायोलॉजिकल वारफेयर की। इस एक घटना ने अमेरिका, यूरोप और बाकी बड़ी महाशक्तियों के बीच में बायोलॉजिकल हथियारों की रेस शुरू कर दी। और अब हम जानेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक लैब के बारे में, जिससे निकली बीमारियां अगले मास एक्सटिंक्शन का कारण बन सकती हैं। लेकिन इस बार बीमारियों का क्रेडिट चीन के हाथों से मिस हो गया। दुनिया में बीमारी फैलाने का क्रेडिट इस बार कोई और ले उड़ा। और आप समझ गए होंगे, समझ गए हो ना? बिल्कुल समझ गए होंगे, आप तो हो ही समझदार, क्योंकि इस बार इस काम के पीछे था हथियारों का ठेकेदार। अब इससे ज्यादा खुल के और क्या कहूँ। सन 2008 में न्यूयॉर्क शहर के उत्तर में समुद्र किनारे बसे मॉन्टॉक गाँव में लोग सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक पे थे। तभी उनकी नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। अब मरा हुआ जानवर देखना कोई अनोखी बात तो थी नहीं, क्योंकि समुद्र किनारे मरी हुई मछलियां, केकड़े या कभी कभी वेल्स भी दिखाई दे जाती थी। लेकिन इस जानवर के साथ ये खास बात थी कि इसका सर पक्षी का, शरीर कुत्ते का और हाथ पैर और पूंछ एक चूहे से मेल खा रही थी। इसकी जांच पड़ताल के लिए जब लोकल एनिमल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया तो उन्होंने भी आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी और इस जानवर का नाम पड़ा मॉन्टॉक मॉन्स्टर। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जानवर आया कहां से था। और अब शक की सुई घूमती है प्लम आइलैंड की तरफ। अमेरिका की एक ऐसी सीक्रेट फैसिलिटी जो प्रेसिडेंट के आदेश के बाद भी CIA ने बंद नहीं करी थी। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। लेकिन क्या CIA राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना कर सकती है? वेल, ये कौन बताएगा कि CIA ने ऐसा कुछ किया है। कोई भी राज जब तक राज रहता है, जब तक उसकी जानकारी लोगों के बीच में लीक ना हो जाए। और CIA जानकारी छुपाने में महारत हासिल रखती है। लेकिन आप यहाँ सवाल पूछ सकते हो कि आखिर लोगों का शक सीधा प्लम आइलैंड पर ही क्यों गया। देखिए, उसका कारण ये था कि एक तो इस आइलैंड पर सरकार ने एक सीक्रेट फैसिलिटी बना रखी थी जिस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी नहीं चलती थी। यानी अगर आप स्पेशल परमिशन लेकर भी प्लम आइलैंड पर जाना चाहें तो भी वहाँ की अथॉरिटीज आपको मना कर सकती थी। पर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि सरकारी आदेश मिलने पर भी आपको बीच रास्ते से ही वहाँ से भगा दिया जाए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके उदाहरण डॉक्यूमेंटेड हैं। प्लम आइलैंड की अथॉरिटीज ने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी ऑफिसर को प्लम आइलैंड पर घुसने से मना कर दिया था। लेकिन जिस समय वो प्लम आइलैंड की तरफ जा रहे थे उस टाइम पर वो नेवी ऑफिसर नहीं थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो बंदा अब नेवी ऑफिसर नहीं है तो उसको जाने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो गवर्नर था, तब क्या तब भी रोका जा सकता है? यानी एक स्टेट के गवर्नर के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो प्लम आइलैंड पर जा सके। आइए बताता हूँ पूरा माजरा। वियतनाम की जंग के दौरान जेसी वेंचुरा या वेंचुरा चलो जो भी है, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी अंडर वाटर डेमोलिशन टीम का हिस्सा थे। और आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होने के बाद इन्होंने WWF, जो आज के समय WWE के नाम से जाना जाता है, उसको ज्वाइन कर लिया। और 1975 से 1986 तक ये एक रेसलर के तौर पर काम करने लगे। इन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ प्रेडेटर मूवी में भी काम किया है। और 1999 में ये मिनीसोटा के गवर्नर के तौर पर इलेक्ट हुए। अब भैया ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ, यानी कैमरा, डायरेक्टर, एडिटर, फोटोग्राफर, पूरी की पूरी टीम को लेकर प्लम आइलैंड की तरफ निकल लिए। लेकिन जब ये रास्ते में थे, इन्हें प्लम आइलैंड की सिक्योरिटी ने धर लिया और पूछा, बेटा किधर जा रहे हो? प्लम आइलैंड को तुमने किसी के पिताजी का गार्डन समझ रखा है कि बस मुंह उठाए और चल दिए? तो महाराज बात ऐसी है, अपना ये तान तमूरा समेटो और निकल लो, इससे पहले कि हमारा मूड बदले और तुम पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाए। और जो हो सकता है जाके कर लो। ये आदमी इतना डर गया कि वहां से उल्टे पांव दौड़ लिया। महाराज ये भी भूल गए कि ये गवर्नर हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इस घटना के ऊपर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री जरूर मिल जाएगी। हालांकि उस डॉक्यूमेंट्री में इन्हें हीरो की तरह दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई वही है जो मैंने आपको बताई है। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि आखिर ये आदमी प्लम आइलैंड की तरफ जा ही क्यों रहा था? देखिए, मार्केट में रूमर्स चल रहे थे कि प्लम आइलैंड पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। मतलब प्रेसिडेंट ने जब प्लम आइलैंड को बंद करने का आदेश दे दिया, उसके बाद भी प्लम आइलैंड पर लगातार काम जारी था। तो इस चीज को एक्सपोज करने के लिए ये प्लम आइलैंड की तरफ जा रहे थे, जहां इन्हें पहुंचने ही नहीं दिया गया। इसे आप इस चीज से भी जोड़कर देख सकते हो, जैसे हमारे देश में कोई घटना हो जाती है और फिर सारे नेता उस जगह पर पहुंचकर एक दूसरे की पार्टियों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। बस ऐसा ही कुछ चल रहा था यूएस में भी। अब अगर किसी चीज को छुपाने की इतनी कोशिश की जा रही हो तो लोगों का शक तो जाना ही था। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे इन्हें वहाँ पर धरा गया, ऐसे ही अगर हमारे देश में भी नेताओं को आलतू फालतू की बयानबाजी के लिए अगर धर लिया जाए तो कम से कम ये लोग सोच समझकर तो बयान देंगे। चलो छोड़ो, मुद्दे पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज भी दिमाग में आ सकती है कि एक जानवर के मिल जाने की वजह से प्लम आइलैंड को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया गया। हाँ, यहीं पर
तो सारी गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये अकेला जानवर नहीं मिला था, बल्कि आने वाले दिनों में लगातार इस तरीके के अजीब जानवर, जो कि जिंदा तो थे नहीं, समुद्र किनारे मिलते ही जा रहे थे। और शक उस दिन गहरा गया जब एक इंसान का शव समुद्र किनारे मिला, जो पूरी तरह से इंसान नहीं था। अब देखो, प्लम आइलैंड की अथॉरिटीज जब उसके आसपास से गुजरने वाले हर इंसान के पीछे डंडा लेके दौड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के पेट में तो दर्द होगा ही। तो अब उन्हें ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आखिर वो वहाँ पर ऐसा कर क्या रहे हैं, क्यों वो किसी को वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। और इस चीज की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लॉजिकल होनी चाहिए, नहीं तो उनके कान पर मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए ये लोग प्लम आइलैंड पर विजिट करने के लिए परमिशन लेकर इनके यहाँ टूट पड़ेंगे। तो अब जानते हैं यूएस गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आखिर इस आइलैंड पर किसी को भी आने क्यों नहीं दे रही थी। अब इसके जवाब में यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ हमने प्लम आइलैंड डिजीज सेंटर बनाया हुआ है, जो कि एक रिसर्च फैसिलिटी है फुट और माउथ डिजीज के लिए, और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की रिसर्च भी यहीं पर चल रही है। अब जिन बीमारियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये बहुत तेज रफ्तार में फैलने वाली बीमारियां हैं और ज्यादातर ये घरों में पाले जाने वाले जानवरों में फैलती हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि। और पूरे अमेरिका में ये इकलौती ऑथराइज लैब थी जहां पर लाइव एफएमडी सैंपल्स रखे जाते थे। एफएमडी बोले तो फुट एंड माउथ डिजीज सैंपल्स। और अगर इन सैंपल्स में से एक भी वायरस आसपास के एरिया में निकल गया तो कुछ हफ्तों के दौरान ही पूरे अमेरिका में खाने का संकट पैदा हो जाएगा। अब ये बीमारी कितनी खतरनाक है उसका अंदाजा आप इस उदाहरण से लगाइए। रुको जरा, उदाहरण बाद में दूंगा, पहले तो आप ये बताओ, ये जो अमेरिकी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था, इस पर कितने लोगों को यकीन है? वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो देखो, इन्होंने बात तो गलत नहीं कही है, लेकिन क्या इन्होंने वाकई में वही काम बताया है जो ये वहां पर कर रहे हैं, या ये कर कुछ और रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं? चलो अब जरा उदाहरण पे चलते हैं कि आखिर फुट एंड माउथ डिजीज कितनी खतरनाक है। सन 2001 की फरवरी और सितंबर के बीच में अमेरिका के लंगोटिया यार यानी यूनाइटेड किंगडम में फुट एंड माउथ डिजीज बुरी तरह से फैल गई थी, जिसकी वजह से लगभग 60 लाख जानवरों को मार दिया गया और पूरे देश में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यूनाइटेड किंगडम का टूरिज्म पूरी तरह से बर्बाद हो गया और गांव देहात से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, हाँ यूके में भी गांव देहात होते हैं, हमारे जैसे नहीं पर गांव देहात तो होते ही हैं, तो उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बात कही है कि उन्हें इस बीमारी से 8 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। अब एक आइडिया लेने के लिए कि 8 बिलियन पाउंड कितना है, आप जरा ये समझिए, अगर आज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो 1,502 करोड़ रुपए का नुकसान यूके की गवर्नमेंट को उठाना पड़ा था। क्या फर्क पड़ता है, इतना सारा माल लूटा है, कहीं ना कहीं तो जाना ही था, डकैत कहीं के। पर पर्सनली मुझे उन जानवरों के लिए बुरा लग रहा है, उनकी क्या गलती थी? ये बायोलॉजिकल टेस्टिंग तो हम इंसानों ने ही करी थी ना, हमने अपनी गर्दन तो बचा ली लेकिन जानवरों को निपटा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की बीमारी फैलती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं, चाहे वो पीड़ित भी ना हो, उसको मारा ही जाएगा, उसे जिंदा छोड़कर बीमारी के दोबारा फैलने का रिस्क नहीं लिया जाता। अब देखो ये चीज अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अब प्लम आइलैंड नाम की ये जगह कितनी हाई प्रोफाइल थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि MIT से न्यूरो साइंस की पढ़ाई करने वाली और PhD की डिग्री होल्डर जब अमेरिका में अलग अलग जगहों को बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग करती है तो उसकी लिस्ट में प्लम आइलैंड भी था। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा, आफिया सिद्दीकी। और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये महिला लेडी अल-कायदा के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। नाम आफिया सिद्दीकी, जन्म पाकिस्तान, पढ़ाई अमेरिका, शादी पाकिस्तान में, नौकरी वापस यूनाइटेड स्टेट्स में, और 9/11 के अटैक के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। इसके बाद तलाक लेकर अल-कायदा के कमांडर के साथ दोबारा शादी करती हैं। फिर अफगानिस्तान में पकड़ी जाती हैं और यूएस एयर फोर्स के ऑफिसर को गोली मारती हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान से इन्हें यूएस ले जाया जाता है। जिस समय ये पकड़ी गई थी, इनके पास अमेरिका में अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे, जिनमें से एक प्लम आइलैंड भी था। अमेरिका में इनका जुर्म साबित होने के बाद इन्हें आजीवन कारावास दे दिया जाता है और 2022 में इन्हें छुड़ाने के लिए इनका एक भाई अमेरिका में 4 बंधक बनाता है, जिसे बाद में FBI न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन प्लम आइलैंड इतने सारे लोगों की हिट लिस्ट में क्यों था? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिसर्च ही नहीं की जा रही थी, बल्कि बीमारियां भी बनाई जा रही थी। देखो ये बात तो ठीक है कि प्लम आइलैंड में बहुत सारी ऊट पटांग चीजें हो रही थी, लेकिन कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस शक को और गहरा कर दे। बिल्कुल है, और वो है प्लम आइलैंड की स्थापना से जुड़ी हुई जिन वैज्ञानिकों ने ये फैसिलिटी बनाई थी, वो और कोई नहीं थे बल्कि हिटलर
के नाजी थे जिन्हें मानव शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने में महारत हासिल थी। ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर अमेरिका ने नाजी वैज्ञानिकों को ऑफर दिया कि अगर वो अमेरिका के लिए काम करेंगे तो उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने का अवसर मिलेगा। और वैज्ञानिक तैयार हो गए और इसके बाद स्थापना हुई प्लम आइलैंड पर रिसर्च लैब की। लेकिन सारी कहानी की शुरुआत होती है रशिया से। 1920 में जोसेफ स्टालिन सोवियत वैज्ञानिकों को यह आदेश देते हैं कि उन्हें ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो पहले से ज्यादा ताकतवर हों, डिसिप्लिन्ड हों और बिना हिचक के आदेश माने, यानी कि सुपर ह्यूमंस। अब स्टालिन की इस हसरत को पूरा करने के लिए इलिया इवानोवोव, सोवियत बायोलॉजिस्ट, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं जिसमें वो इंसानों और एप को क्रॉस करके एक ताकतवर महामानव बनाने की कोशिश करते हैं जिसका दिमाग तो इंसानों का हो लेकिन शरीर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो। लेकिन क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो वो इस तरह के महामानव तो नहीं बना पाए, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत सारी बीमारियां जरूर बना दी जिनकी असली क्षमता पहचानी हिटलर ने। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के लिए नई नई बीमारी बनाने का काम किया एरिक ट्रॉब ने। एरिक ट्रॉब ये रीम्स आइलैंड पर बने बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में फुट एंड माउथ डिजीज पर रिसर्च कर रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने घातक हथियार तैयार करे और इनकी जवाबदेही सीधा हेंस कैमलर को थी। हेंस कैमलर नाजी जर्मनी के सीक्रेट वेपन डिवीजन का कमांडर जिसने कंसंट्रेशन कैंप्स की स्थापना की, V2 रॉकेट बनाने में मदद करी और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा रोल इसी इंसान का था जिसकी जवाबदेही सीधा हिटलर को थी। और कमाल की बात यह है कि इस इंसान का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब ये जो एरिक ट्रॉब था ये सारी जानकारी हेंस कैमलर को देता था और हेंस कैमलर सीधा हिटलर को। एरिक ट्रॉब ने छोटे कीड़े जैसे कि खटमल, जुएं जो खून चूसती हैं, इनके अंदर बीमारी डालकर इन्हें दुश्मन देश की सेना पर छोड़ने का विचार रखा। लेकिन खून चूसने वाले छोटे कीड़ों का फायदा क्या था? देखिए, पहली बात तो ये आंखों से इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। दूसरी चीज, इन्हें मारना मुश्किल है और ये जल्दी जल्दी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसके अलावा इन्हें बीमारी फैलाने के लिए अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं क्योंकि ये खून चूस कर जिंदा रहते हैं। तो जैसे ही ये किसी का खून चूसेंगे ये बीमारी उसके खून में छोड़ देंगे। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन में जर्मन टेक्नोलॉजी के लिए खींचतान शुरू हो जाती है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर अमेरिका पहुंच जाते हैं और जो नहीं जा पाते हैं वो ऑपरेशन पेपर क्लिप के ही जैसे सोवियत यूनियन के एक ऑपरेशन के अंडर, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सोवियत यूनियन के लिए काम करने लगते हैं। और जो वैज्ञानिक सोवियत यूनियन के लिए काम करते हैं उनमें से एक थे एरिक ट्रॉब, जिन्हें बाद में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सोवियत यूनियन से चुपके से बाहर निकाल लेते हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए उनकी बायोलॉजिकल लैब में काम करने लगते हैं। और फिर इसी वैज्ञानिक की गाइडेंस में अमेरिका प्लम आइलैंड पर रिसर्च फैसिलिटी बनाता है। तो अब आप सारी कड़ियों को जोड़ पा रहे होंगे कि कैसे जोसेफ स्टालिन के एक आदेश ने हिटलर को आइडिया दिया, हिटलर के वैज्ञानिकों ने सोवियत यूनियन को और अमेरिका को आइडिया दिया और पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स की रेस शुरू हो गई। अब जैसे जैसे प्लम आइलैंड पर ढकी हुई परतें एक एक कर उठ रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पिछवाड़े पर एक बायो रिसर्च फैसिलिटी चाहेगा? और यहाँ पर पिछवाड़े का मतलब पड़ोस में। क्लैरिफाई करना जरूरी है, गलत मतलब मत निकालना। अब देखो, जब यूएस गवर्नमेंट की इतनी छीछा लीडर होगी तो जाहिर सी बात है जवाब तो देना पड़ेगा। और दिया, यूएस गवर्नमेंट ने जवाब दिया और अपने जवाब में ये कहा कि भैया पहले तो हाय हल्ला बंद करो, हम कोई भी बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो एक रिसर्च लैब है। और दूसरी चीज, इस आइलैंड के चारों तरफ पानी है और हम यहाँ पर किसी को आने जाने भी नहीं देते हैं, तो बीमारी लीक होने का कोनो खतरा नहीं है, टेंशन मत लो। चैन की गोली गटको और गुलाटियां मारनी बंद करो। अब भैया यूएस गवर्नमेंट का ये कॉन्फिडेंस देखकर लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ गया, पर यूएस गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही थी क्योंकि वहाँ पर बीमारियां लीक होनी शुरू हो गई थी। आइए बताता हूँ कैसे। 1971 में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस पूरे क्यूबा में फैल गया। अब देखिए, ये वायरस इंसानों के लिए तो कोई ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन पिग्स की पॉपुलेशन के लिए ये जानलेवा था। किसी भी वेस्टर्न कंट्री में ये बीमारी पहली बार महामारी का रूप लेती है और इस बीमारी की वजह से क्यूबा को अपने द्वीप पर हर एक पिग को मारना पड़ता है। हाँ जी, एक भी पिग पूरे आइलैंड पर जिंदा नहीं छोड़ा गया, सबको मार दिया गया। आखिर ये बीमारी क्यूबा में पहुंची कैसे? तो पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि पता नहीं कहीं से आई होगी, अफ्रीका वगैरह से, लेकिन इस घटना को कंट्रोल किया था अमेरिका की CIA ने और इससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वायरस अमेरिका की प्लम आइलैंड की लैब में ही था, तो जाहिर सी बात है ये वहीं से लीक हुआ है। और देखो, इस चीज का ढोल बजा रही थी क्यूबन अथॉरिटी, उसके पीछे उनके पास जेन्युइन रीजन
रीजन थे। CIA ने 1961 में ऑपरेशन मॉन्गूज लॉन्च किया, जिसका एक ही मकसद था, फिडेल कैस्ट्रो को क्यूबा में पावर से हटाना। और ये आदेश दिए थे जॉन एफ कैनेडी ने। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को ऐसा लगता था कि फिडेल कैस्ट्रो रशिया का एजेंट है, मतलब रशिया के इशारे पे काम करेगा। अब देखो आगे की बात कोई भी समझ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबा अमेरिका के पड़ोस में रखा हुआ एक ऐसा बम था जो कभी भी फट सकता था। अब ये चीज देख के अमेरिकन बावले हो गए, तो उन्होंने सोचा इस आदमी को पावर से हटाना बहुत जरूरी है। और आप यकीन नहीं करोगे, इसके बाद CIA ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे जस्टिफाई करना लगभग नामुमकिन है। प्रेसिडेंट के आदेश पर CIA ने डिसाइड करा कि वो क्यूबा में बोटुलिनम टॉक्सिन फैलाएंगे। भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर ये ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो बॉडी बहुत जल्दी पैरालाइज हो जाएगी, और अगर इसकी पहचान हो गई और इलाज ठीक से हो गया तो 3 से 6 महीने के अंदर आदमी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ये डिटेक्ट नहीं हो पाया तो काम तमाम हो जाएगा। अब देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन मॉन्गूज के पीछे ये कहा कि उनके इस कदम से बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स की जान बच जाएगी, लेकिन ये चीज पूरे 2% क्यूबन पॉपुलेशन का सफाया कर देती है। फिडेल कैस्ट्रो को पावर से हटाने के लिए अमेरिका ने क्यूबा में हजारों लाखों लोग मार दिए। अब अगर अमेरिका 1961 में ये काम कर सकता है तो जाहिर सी बात है 1971 में इस चीज को रिपीट करने में अमेरिका जरा भी नहीं हिचकेगा। और क्यूबन्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये चीज उनके आइलैंड पर अपने आप नहीं आई, बल्कि इसको CIA ने ही छोड़ा है। और इन सारी चीजों का सोर्स एक ही था, वो था प्लम आइलैंड। लेकिन CIA ने कभी भी पब्लिकली इस चीज को एडमिट नहीं किया, और उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1969 में ही पूरे देश के अंदर सभी बायोलॉजिकल लैब्स को बंद करने का आदेश दे दिया था। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने आदेश दे दिए और सारी लैब 1969 में ही बंद हो गई, तो 1971 में जो क्यूबा में वायरस फैला था उसके लिए CIA को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब उनके यहाँ पर ऐसी कोई भी लैब नहीं है जहाँ पर इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स रखे जाते हैं। ये चूरन CIA ने पूरी दुनिया में बांटा था। कर लो अब इस पे यकीन किसको है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। CIA का था साफ साफ कहना, देखो भैया, हम पे बिल्कुल भी शक ना करना, हम तो है बहुत ही सीधे साधे से लोग जो नहीं करते इस तरह के कोई भी प्रयोग। मार्केट में फैली हुई सारी खबर है झूठी, और जवाब देते देते हम गए हैं थक, तो हमें दे दो कुछ दिन की छुट्टी। लेकिन 1975 की कांग्रेशनल रिपोर्ट में ये चीज साफ साफ लिखी थी कि प्रेसिडेंट के आदेश के बाद भी CIA ने लगातार अपने प्रयोग जारी रखे, और जहां भी उन्हें खतरा नजर आया CIA ने उस जगह पर बीमारियां एक्सपोर्ट कर दी। अब आप जरा यहाँ पर सोच के बताओ कि क्या हुआ होगा जब ये चीज खुली। तो CIA के कान तो मरोड़ने चाहिए थे, लेकिन मरोड़ेगा कौन? US? बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशन? छोड़ो, यूनाइटेड नेशन उस डॉग की तरह है जिसके दांत नहीं है, वो बस कह सकता है, और अगर देसी भाषा में कहूँ तो भौंक सकता है, काट नहीं सकता। और रही भैया बाकी देशों की बात, तो जिन जिन देशों को अमेरिका एड के नाम पर पैसा देता है, दान फेंकता है, उनको आंखें भी दिखा सकता है। तो अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, अगर पैसे चाहिए तो बेटा मुंह पर ताला लगा लो, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और बस अमेरिका की गर्दन निकल गई। किसी ने भी अमेरिका पे कोई दोष नहीं लगाया। हमेशा ऐसा ही होता है। अब भैया अगर CIA अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी तो आखिर वो किसके आदेश मान रही थी? क्योंकि प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई होता ही नहीं है अमेरिका में। यही तो CIA ऑटोनोमस बॉडी की तरह अपने आप ही जो उसके मन में आया वो सब कर रही थी। और अमेरिका में पैसे का हाल तो आपको पता ही है। सरकार को जरा सा डराओ और जितना चाहे पैसा पाओ। नए नए तरीके के बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए और उनकी टेस्टिंग करने के लिए CIA ने जानबूझकर अपने ही शहरों में बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज को छोड़ दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है, बिना किसी को भी पता लगे हजारों लाखों लोगों के ऊपर उन्होंने टेस्ट किए। सड़क पर रहने वाले होमलेस लोगों को किडनैप करके लैब में ले जाया गया, उनके ऊपर टेस्टिंग की गई। ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनकी खोजबीन के पीछे कोई भी नहीं आएगा। जेल से कैदियों को निकाला गया, उनके ऊपर जेनेटिक टेस्टिंग की गई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए, अलग अलग तरह की ड्रग्स की टेस्टिंग की गई। और ये सब CIA के काले इतिहास का हिस्सा है, जिसके बारे में प्रोजेक्ट 112 और प्रोजेक्ट शेड में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। आपको विकिपीडिया में इन दोनों के ऊपर पेज मिल जाएंगे। हालांकि वहां पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक कि प्लम आइलैंड पर ऐसे मच्छर तैयार किए गए जो बीमारी फैला सके। अब जरा आप सोचो, अगर एक भी मच्छर प्लम आइलैंड से निकलकर आसपास निकल जाता तो वो जो लोग आसपास के एरिया में रह रहे थे उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? CIA तो खड़ी हो जाती। ये तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, हो गई गलती। जब कोर्ट के आदेश पर प्लम आइलैंड को बंद करके उसकी छानबीन की गई तो ये पाया गया कि वहां पर तो कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं की जा रही थी। दीवारें लीक कर रही थी, पाइप सड़ चुके थे, सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और वहां पर काम करने वाले लगभग 99% लोग किसी न किसी घातक बीमारी से पीड़ित थे जो उन्हें
उन्हें उसी आइलैंड पर ही लगी थी। अब जरा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर हमारे देश में इस तरह के काम किए जाएं, तो क्या हम ये अलाउ करेंगे? क्या हमारी सरकार हमारे ऊपर टेस्टिंग करे और हम कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। हम ऐसी सरकार को ही उखाड़ के फेंक देंगे। अमेरिका बेशक पूरी दुनिया में इस चीज का ढोल बजाए कि वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो डेमोक्रेसी जैसी वहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। वहाँ सरकार जो चाहे कर सकती है। चलो एक मजे की जानकारी और दे देता हूँ। प्लम आइलैंड को सन 2023 में क्लोज करने का आदेश मिलता है। वैसे आज के समय प्लम आइलैंड पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो वहाँ पर चीजें हैं उनको डिस्पोज करने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज भी अमेरिका के पास किस तरह की चीजें मौजूद हैं। अब देखिए, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है यानी कि प्लम आइलैंड, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके दिमाग में हो, तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज यानी कि 7/12/2023 को मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगा और इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आपके दिमाग में होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या सुझाव है तो मिलते हैं शाम को। इसी नोट के संग यह है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।